नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीएजी कानून के तहत निजी टेलीकॉम कंपनियों के बही खातों का ऑडिट कर सकता है, लेकिन अब सीएजी ने एक कदम और आगे बढ़कर प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी ऑडिट करने की बात कही है। इंडस्ट्री संगठन फिक्की ने निजी कंपनियों के सीएजी ऑडिट का विरोध किया है। उनका कहना है कि निजी कंपनियां पहले से ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करवाती रही हैं और सीएजी से इसकी ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस कदम से क्या असर पड़ेगा? वाकई जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिजली की दरें हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ सकता है, जिस तरह से दिल्ली की नई सरकार ये कहना चाहती है? और इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां जो सरकार के साथ अपना जो बेनिफिट है, जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो बांटती हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ हैं एस चंद्र आनंद जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल डेप्यूटी सीएजी हैं। इसके अलावा असीम चावला हैं, को चेयरमैन है डायरेक्ट टैक्सेस कमेटी पीएचडी चेंबर्स। रॉय तपन भारती हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही संतोष मेहरोत्रा, डीजी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले असीम चावला जी, ये बताइए कि चूंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर इसके अलावा कि दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने भी इस बारे में अपील भी की कोर्ट ने, जिसको रिजेक्ट किया गया, आगे आपका क्या कदम होगा? विरोध आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऑडिट कंपनी लॉ के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसके अलावा भी हर एक रेगुलेटरी प्रोविजन में ऑडिट की बातें की गई हैं। सीएजी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के तहत जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट एक्सपोजर्स हैं, आर्टिकल 149 पढ़ें या आर्टिकल 266 पढ़ें ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको, और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं, रूल 14 है या 16 है, इस सारे को अगर आप ठीक से एनालाइज करें तो जहां पर आप देखना चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पब्लिक बॉडी सब्सटैंशियली अगर फाइनेंस की जाती है, तो आप उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनकी प्रोप्राइटरी इश्यूज को आप देखते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक टेनेंट ये है। अब इस ऐसी लाइन, ऐसी सिचुएशन में वेयर विल वन ड्रॉ द लाइन, ये कहाँ तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं? अब रेवेन्यूज, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहली बात तो अगर बिजली कंपनियों का हम जिक्र करें, पिछले करीब 5 साल के दौरान कितने गुना इजाफा हुआ है बिजली की दरों में, जो बिल आ रहे हैं लोगों की, पहली बात ये। दूसरी बात है, अगर टेलीकॉम कंपनियों का हम जिक्र करें, कई बार ये पाया गया, कम से कम 2 बार तो ये पाया गया है कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है, ताकि सरकार के साथ जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसे कम से कम पैसा देना पड़े सरकार को। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सुबह भी इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी और मेरा कहना यह था कि आप कितने और रेगुलेशंस लाएंगे, वेदर यू विल मेक कंपनीज मोर रेगुलेटेड और ओवर रेगुलेटेड। अब ऐसा ही ना हो कि कंपनी सिर्फ अपने किताबें ही बनाते रह जाएं और ऑडिट ही कराते रह जाएं। या तो ऑडिट प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन कीजिए। अब ऐसे मौके पे अब देखिए, नया कंपनीज एक्ट भी आ गया, उसमें ऑडिट, ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और गवर्नेंस को लेके काफी आपने शिकंजे कस दिए हैं। तो या तो बेसिक ऑडिट प्रोसेस इतना अच्छा हो। मैं पर्सनली तौर से अगर आप पूछे तो एज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस पर्सनली इसलिए इतना खुश नहीं हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी चीज पे अपनी मोहर लगा दे, दैट शुड बी एज मच एज गॉस्पेल ट्रूथ। सो इन अ वे देयर इज सम इंडाइटमेंट ऑफ इन वन वे और दी अदर। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पूरे समाज के लिए कि एक आपको जब तक एक सुपर ऑडिटर या एक लेकिन कहा भी जा रहा है कि चूंकि प्राइवेट कंपनियों के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए भी ये डर लग रहा है। वापस मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। एस आनंद जी, ये बताइए कि फिलहाल जिक्र ये भी है कि सीएजी जो है कहीं ना कहीं अपने दायरे से बाहर निकल के बात कर रहा है, क्योंकि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो दरअसल जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक, उनकी तरह नहीं है। और कई बार ये सवाल उठाया कि आखिर सीएजी को कितनी जिम्मेदारी दी जाए। कई बार जिस तरह से उनके नतीजे आए हैं, चाहे वो हम जिक्र करें 2G घोटाले का या कोलगेट जिसे हम कहते हैं घोटाला, उसका हम जिक्र कर लें, उसमें कहीं ना कहीं फिगर्स में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि वापस उनके आंकड़ों पर रिलाय करना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, सीधी सी बात है, 2 बातें कहूंगा मैं। अभी मेरे बंधु ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में कहा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत इज्जत करता हूं और बहुत इनका कायल हूं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर किस्म के लोग होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स मेरे पास आती थी और कहती थी, ये ब्लैंक फॉर्म पे दस्तखत करके दे जाए जिसमें से आप कुछ भी बना लीजिए। तो मैं उन्हें कैस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर किस्म के लोग होते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। दूसरी बात रही सीएजी के सुपर ऑडिटर होने की, और इसमें सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में जहां कहीं भी रेवेन्यू आता है, वो
कंसोलिडेटेड फंड में जाना चाहिए और एक्सपेंडिचर में उसे अकाउंट फॉर होना चाहिए। ये जितनी टेलीकॉम कंपनी है या बिजली की कंपनी है, ये या ऑयल एक्सप्लोरेटरी कंपनीज है, रिलायंस वगैरह ऑयल फील्ड्स में, इन सब का एक एजेंसी फंक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये रेवेन्यू शेयरिंग का अकाउंट रख रही हैं और वो पैसा सही तरीके से अकाउंट फॉर हुआ या नहीं हुआ ये देखना, इसके लिए सीएजी को किसी के पास जाने की या किसी से पावर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये पावर्स ऑलरेडी निहित है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 सालों के दौरान, अगर हम देखें, सरकार को भी कई दफा जो है काफी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहा जा रहा है, उसके पीछे भी काफी हद तक सीएजी के वो आंकड़े थे जो दरअसल प्रूव नहीं हो पाया फिर बाद में 2G के मामले में या फिर कोलगेट घोटाले के मामले में, और काफी हद तक उससे पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें दखल हुआ है और ये भी साबित नहीं हो पाया कि जो आंकड़े थे वो ठीक थे। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनीज अगर डर रही है इस बात से कि सीएजी जो नतीजे लेकर आएगा पता नहीं किस तरफ जाएंगे, ये उनका डर मैं दूर करना चाहूंगा। सीएजी फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का काम करता है। उसके कभी ये एक एटीट्यूड नहीं होता मी वर्सेस यू, ऐसा नहीं है। उसका एटीट्यूड होता है मी एंड यू टुगेदर, हम मिलके इसे काम करेंगे और अगर आप मुझे कोई बात कहेंगे तो मैं उसको पूरी तरह से कंसीडर करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और अगर कोई गलती होगी तो उसे सुधार लिया जाएगा। ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है। आनंद जी, आप काफी तजुर्बेकार हैं, जाहिर है आपने एक जमाना देखा है अपनी आंखों के सामने, लेकिन इसके अलावा ये आप कह रहे हैं कि आइडियली कैसा होना चाहिए, लेकिन कैसा रहा है? पॉलिसी में इंटरफेरेंस तक हमने देखा है सीएजी के जरिए, और पिछले दिनों में 2012 में तो खासकर काफी आलोचना हुई थी सीएजी के काम करने के तरीके पर भी। नहीं, कहीं पॉलिसी में सीएजी ने आज तक इंटरफेयर नहीं किया। सीएजी ने सिर्फ ये कहा है कि आपने जो पॉलिसी ले डाउन की उसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि बीच में तो सरकार की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी और क्या क्या होने लगा था। 2012 याद रखिए आप। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं बताऊं, जब मैंने नौकरी शुरू की थी 1959 में, उस जमाने में हम कभी पब्लिक में आते ही नहीं थे। हमें ये सिखाया जाता था कि वी नीड नॉट टेल द गवर्नमेंट हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑल्सो शुड पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड सी दैट एट द टाइम डिसीजन वाज टेकन whether all factors were taken into consideration or not. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहां एक्सपेंडिचर बढ़ा, जहां लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, तो सीएजी ने भी और अकाउंटेंट जनरल ने भी, जब ऑडिट रिपोर्ट हाउस में लेकर दी जाती है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करी और एक प्रेस स्टेटमेंट देना शुरू किया। यहां तक कि ऑडिट रिपोर्ट में एक ओवरव्यू दिया जाता है जिसके अंदर सारी ऑडिट रिपोर्ट की हाइलाइट्स दी हुई होती हैं बोल्ड प्रिंट के अंदर। और मीडिया का इनहेरेंट नेचर ऐसा है कि शायद वो डिटेल्स बहुत ज्यादा न पढ़ी जाए और खाली हेडलाइंस जो बन जाती हैं, और वो भी जनता की मेमोरी में भी सिर्फ वही बात जनता की याददाश्त में जो है वो बाकी रह जाती है। आती हूँ आपकी तरफ वापस। संतोष मेहरोत्रा जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संतोष जी, ये बताइए कि फिलहाल क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है? कोर्ट का ये आदेश, प्राइवेट कंपनियों की नाराजगी, फिक्की जैसी जो संगठन है उनकी नाराजगी, किस तरह से इसको हम समझें? हम कोशिश कर रहे हैं हासिल करने की? हम कोशिश ये कर रहे हैं हासिल करने की कि ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जिनका असर होता है पब्लिक रेवेन्यू पे और पब्लिक वेलबींग पे, वो जरूरी है कि उनको भी ऑडिट किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सत्यम, मिस्टर राजू की जो कंपनी थी, उसको ऑडिट किसने किया था? बड़ी भारी भयंकर अंतरराष्ट्रीय ऑडिट फर्म ने किया था, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। और उसके संग क्या हुआ हम सबको मालूम है। मैं आपको ये तो देश का एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको लेमन कंपनी का उदाहरण दे दूं, जो डूब गई और जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक भारी आपदा आई, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरुआत हुई उसकी वजह से। उसके ऑडिटर्स भी ये सब बता रहे थे कि कोई दिक्कत है ही नहीं, सब मामला बढ़िया चल रहा है। देखिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और हर तरीके के लोग, जैसे मेरे एक साथी ने कहा,
हर तरीके के लोग ही नहीं, हर तरीके की कंपनियां होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। उन लेमन का भी ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस या एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कंपनी थी। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, मतलब आप ही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स पे विश्वास नहीं किया जा सकता? नहीं करा जा सकता, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं। मगर क्योंकि इनके ऊपर अगर बंदिश कुछ नहीं होगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत और देर हमारे नहीं पास कर दी इसका सबूत है, एक दो सबूत नहीं, बहुत से सबूत हैं। लेकिन बहुत देर नहीं कर दी हमने। देर करी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। 11 साल पुरानी किताबें बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, बहुत देर कर दिया हमने। मेहरबान, बहुत अच्छा आप कह रही हैं कि देर कर दी, मगर देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कह रहा हूँ। चावला साहब जवाब देंगे इस बात का? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि सिचुएशन ये ना हो कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैकवर्ड हो जाए। जो भी रेगुलेशन है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द मोस्ट फेयर मैनर, और किसी भी तरह का अगर एबरेशन होगा तो डिसीजन मेकिंग में काफी संकोच आएगा। वेल बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग इज नीड ऑफ द आवर। एक तरफ तो हम बिल्कुल अब बात सही कह रहे हैं चावला साहब। अब देखिए, उभरने की हम कोशिश कर रहे हैं। दी होल इकोनॉमी एंड दी लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर ऐसी है कि धीरे धीरे दोबारा से ऐसी एक संभावना है कि चलो धीरे से फिर ठीक बेहतर हो सके। बट अगर जी थोड़ा सा डरा रही है प्राइवेट कंपनियां, ये कह रही हैं कि पहले से हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं देश में, और आप इस तरह से हमारी किताबें खोलेंगे, इतनी जांच पड़ताल करेंगे तो शायद हम और झिझक जाएं, और हो सकता है जितनी ग्रोथ नजर आ रही है उससे भी नीचे हो जाए फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसका मतलब तो यह है कि जो पाश्चात्य देशों में होता है, ऑडिट कंपनीज की ऑडिट मतलब ऑडिटर्स आर रिलायबल, बाय एंड लार्ज रिलायबल। मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की बात नहीं कर रहा जिन्होंने शायद लेमन की ऑडिट की थी। मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है हमारे देश की बात अगर आप कर रहे हैं, और सीएजी अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, डायरेक्टली अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, और अच्छी बात यह है कि वो सरकार को अकाउंटेबल नहीं है, डायरेक्टली पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? तो ये नहीं है कि सीएजी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। सीएजी को अपना जो भी दृष्टिकोण है उसको तथ्य के ऊपर आधारित करना पड़ेगा, और तथ्य के ऊपर आधारित नहीं होगा तो शंकाएं और शक व शुबा उठेगा, जिस तरीके से उठा था। जैसे आरफा जी ने आपने सही वजह फरमाया। मगर मैं सीएजी पे मैं कम शक करूंगा, मगर मुझे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन पे शक व शुबा करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की देखिए विकास दर इतनी बढ़ गई है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है, तो और बहुत जरूरी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जिस एक तरफ बढ़े मगर दूसरी तरफ टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़े। टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा। ये सीएजी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके तथ्य सही नहीं होते। मेरा 34 साल का एक्सपीरियंस इस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का यह है कि एक एक कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप ऑडिट रिपोर्ट में जाने से पहले 10वीं दफा उसको चेक किया जाता है, और हर चीज का ये पक्का सबूत हमारे पास जब डॉक्यूमेंटेड होता है तभी हम उसमें छापते हैं। तो ये लेकिन अगर ऐसा होता तो क्यों कपिल सिब्बल साहब को इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती कि सब कुछ जो भी फाइंडिंग्स हैं सीएजी की वो ठीक नहीं है, उन्होंने पूरे तरीके से इसको रद्द कर दिया। तो उसके बाद एक अजीब सा पहले सनसनी हुई कि वाकई 1 लाख करोड़ या कितना बताया गया था, वो तो मुझे इतने जीरो भी याद नहीं है कितने लगे थे उसके आगे, कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। फिर बाद में पता चला कि घोटाला उतना था ही नहीं। ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं एक तरह की एम्बिग्यूटी, एक कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं सिब्बल साहब की बात पे तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये भी सही है कि उन्हीं सिब्बल साहब ने जो कहा था उस बात को क्वेश्चन किया था, उसी पे डी राजा जेल चले गए थे। तो वो भी कहते हैं लेकिन पब्लिक परसेप्शन का सवाल है। तपन भारती बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तपन भारती साहब ये बताइए कि फिलहाल कितना प्रैक्टिकल है ये, कितनी पुरानी किताबें हम निकालेंगे और जोड़ घटा गुणा करेंगे? देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट ने आखिर इस तरह का फैसला क्यों दिया। सबको पता है कि धरती पर जो खनिज है, पानी है या हवा है या स्पेक्ट्रम है, इसका मालिक कौन है? हम और आप तो नहीं है, सरकार है। और सरकार ने इसी हक के नाते एक जमाने में बीएसएनएल जो भारत संचार निगम पूरे देश में या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करती थी, तो उसको विस्तार देने के लिए सरकार ने जब टेलीकॉम कंपनियों को मैदान में उतारा
तो शुरुआती दौर में ये नियम नहीं थे। 1999 में, आज से 14 साल पहले ये नियम बनाया गया। वाजपेयी जी की सरकार थी, मुझे लगता है कि महाजन शायद उस समय संचार मंत्री थे। टेलीकॉम कंपनियों ने उनसे दरखास्त की कि हमें आमदनी के आधार पर रेवेन्यू शेयरिंग हम देंगे। अब ये एक ऐसा तर्क था, उन्होंने कहा कि आप फिक्स्ड कर दोगे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, आप हमें रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर करो। तो मान लिया सरकार ने उस समय। तो उसी आधार पर जब आपको आमदनी में आप जैसे मेरे मकान में रह रही हैं और आपने कहा कि जो आमदनी आएगी इसमें हम जो दुकान खोलेंगे उसके आधार पर हम शेयरिंग देंगे, तो मेरा भी तो हक बनता है कि मेरा मकान है और मैं जानू ही नहीं कि कितनी आमदनी हुई, तो शेयरिंग का क्या मतलब हुआ। तो ये शेयरिंग था 8 से 16% तक। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अरबों रुपए का मामला है। और इस आमदनी में टेलीकॉम कंपनियों ने घोटाला किया जिसमें इनको पेनलाइज किया गया। एक बार पेनलाइज्ड हो चुकी है कंपनी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे नहीं कर दिया है कि ऐसे बैठा और कोई खुराफात कर दिया, कुछ इस तरह से फीकी इस पर, या दूसरी संगठन जो है नाराजगी जता रहे हैं, उसके पीछे बड़ा तर्क देखा गया। लेकिन जो सवाल अब उठाए जा रहे हैं ये बहुत सालों पहले क्यों नहीं उठाए गए जब बाकी उठाए जाने थे? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने आके, केजरीवाल सरकार ने आकर ये सब कहा है, तो आपको लगता है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार जो कर रही है बिजली कंपनियों के ऑडिट का, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। ये पिछले कई साल से चल रहा है। टेलीकॉम कंपनियां लगातार कोशिश कर रही थी कि हमारी ऑडिट नहीं हो। कैसे नहीं ऑडिट हो भाई? तुम हमारी आकाश और हमारी स्पेक्ट्रम तुमको हमने दिया है, और आपको बता दूं अस्थायी ये मालिक नहीं है। ये एक समय सीमा तय किया गया है कि इतने वर्षों के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है। 5 साल का हो, 10 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। तो परमानेंट तो आप मालिक नहीं हो गए कि आपको मकान दे दिया और इस तरह की हम चीजों को। तो रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। इसमें तो ट्राई के ऊपर अब शक होता है, ट्राई के ऊपर शक होता है कि ट्राई को इतना अधिकार दिया गया है, ट्राई ने क्यों नहीं इतनी सख्ती बरती और ऑडिट का जितनी बरतनी चाहिए थी। लेकिन बिजली कंपनियों के ऊपर भी खास सवाल मैं उठाऊंगी, जिससे आम आदमी त्रस्त है कि बिजली का बिल उसका इतना हो रहा है कि शायद आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बिजली के बिल के तौर पर जा रहा है। क्या वाकई जिस ऑडिट की बात हो रही है कि बिजली कंपनियों के पास भी काफी कुछ छिपाने के लिए है, अगर वो सब कुछ बाहर आता है तो क्या एक बार फिर से जो रेट्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा, और क्या आम आदमी को राहत मिल सकती है? ब्रेक के बाद जी अदालत ने कह दिया है कि सीएजी जो है वो टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट कर सकता है, लेखा जोखा देख सकता है। इसके अलावा बात ये हो रही है कि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं कंपनियां, उनका भी बही खाता देखा जाए, उनको भी देखा जाए, उनकी जो किताबें हैं कि किस तरह से आम जनता से जो वो बिल वसूल रही हैं और कितने दामों पर वो सरकार से खरीदती हैं, इसके बीच का जो फर्क है क्या वो उतना ज्यादा तो नहीं है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोहित तपन भारती जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि फिलहाल अगर बिजली कंपनियों की हम बात करें, हम जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था और अर्थशास्त्र को राजनीति से बहुत ज्यादा अलग करके नहीं देख सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार गरीब आदमी को शायद जो 400 यूनिट का जो उन्होंने एक ब्रैकेट रखा है कि उस हद तक जो है आपको इतना देना पड़ेगा, उसके बाद कितना देना पड़ेगा, क्या इस ऑडिट के पीछे मकसद उनका क्या है? बिजली कंपनियों की दो बातें हैं। उन्होंने जो 400 यूनिट फ्री देने का जो प्रलोभन दिया, वो तो राजनीतिक एक प्रलोभन था जनता के बीच में कि हम आपको देंगे। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की आम जनता बहुत बड़े पैमाने पर 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा दिल्ली सरकार को इससे नुकसान होने वाला नहीं मामला है। लेकिन ऑडिट का जो मामला है, ऑडिट का सिकंजा बहुत होशियारी से केजरीवाल की सरकार ने पकड़ा है। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि दिल्ली सरकार की जो हिस्सेदारी है, जो राजस्व का जो मामला है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसा भी नहीं लौटा रही है, और ऊपर से हमें जनता को भी राहत देनी थी। क्योंकि जनता जो है ना महंगाई के सिकंजे में इस तरह से दबी हुई है। प्रधानमंत्री ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि महंगाई तो है, इन्फ्लेशन का एक डर है,
तो वो तो एक आप पार्टी का अपना जो तो तरीका यानी था। क्या हम ये मानकर चलें कि वाकई ये जो बिजली कंपनियां हैं इन्होंने जरूर कुछ घालमेल किया होगा? पहली बात तो 3 अलग अलग कंपनियां 3 अलग अलग तरीके से बिल वसूलती हैं। देखिए अलग अलग हाउस होल्ड्स का अगर हम जिक्र करें, एक तो जैसे किसी इलाके में 400 मेगावाट बिजली दी गई और ऑडिट में ये निकलता है कि 410 मेगावाट का बिल बनाया गया, तो जाहिर है कि बेईमानी हुई। और ऐसा हो रहा है कि जितनी आपूर्ति हुई उससे ज्यादा हमने दिखाया। उसके पीछे 2-3 तरह का खेल है। मीटर तेज चलने वाले इस तरह के मंगवाए गए बाहर से, चाइना से या दूसरों मुल्कों से, कई जगह से। वो तो ऑडिट होगा, पता ले, अभी से हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं बनता है। तो एक तो शक वो है। दूसरा जो उन्होंने किया, इतने तरीके से पेनलाइज किया दिल्ली की जनता को, पकड़ लिया कि किसी के घर पर छापेमारी किया, कहा कि साहब आप तो एक एसी की जगह 3 एसी चला रहे हैं, उनको 1 लाख का बिल ठोक दिया। इतने तरीकों से बिजली कंपनियों ने पैसा बाजार से बटोरा, ऊपर से छूट मांगी, दिल्ली सरकार से कहा कि हमें छूट दो। ये बात आपके दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वाकई जो बिजली कंपनियों का जिक्र है, हालांकि ये दिल्ली से ही बिल्कुल जुड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा लगता है पहले से ही जो पब्लिक का ये इंप्रेशन है उसके बीच में जो प्रभाव है ये इस बात का है कि वाकई बेईमानी कर रही है कंपनियां? देखिए, इसमें एक तथ्य देखने की बात है। नजीब जंग साहब ने ऑर्डर दिया कि आप ऑडिट सीएजी से कराइए वरना आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्यों कंपनियां भागी फिर रही हैं कि हमारा ऑडिट कैंसिल, हमारा लाइसेंस कैंसिल मत कीजिए। उसके अलावा कितनी स्टेट्स ने अपने आप ही रिवाइज करने शुरू कर दिए। इसका असर पूरे देश पर पड़ा है। जी, महाराष्ट्र ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया, दुनिया भर की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहां रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी अकाउंट्स में की जाती है। बिल्कुल। चावला जी? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखिए आपने जो सारा ये डिस्कशन किया है, इसमें आप सबसे एक अहम बात को नजरअंदाज कभी भी नहीं कर सकते कि इंडिया एज अ देश हमने अडॉप्ट किया कि हम एक वेलफेयर डेमोक्रेसी रहेंगे। भारतवर्ष, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दे अडॉप्टेड अ पाथ दैट वी विल बी अ वेलफेयर डेमोक्रेसी। और ये जो पगडंडी है, ये इतनी फाइन बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन द 2 कॉर्नर्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, दैट एवरीबडी, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, दे हैव टू एक्ट इन अ वेरी कोहेरेंट मैनर, सबको साथ लेके चलने वाली बात लेकिन है। कहीं ना कहीं हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में जो झूल रहे हैं, शायद ये झूलन ही पूरा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। सोशल वेलफेयर के लिए पैसा कहां से आएगा? जब लोग राजस्व चोरी करने लगेंगे तो सरकार इतने तरह का सोशल वेलफेयर की स्कीम चला रही है। उसमें मेरा सिर्फ कहना यही है कि ये ऑब्जेक्टिव कोई 2 साल या 5 साल में तो अचीव हो नहीं सकता। आप अगर नी जर्क रिएक्शन से पेंडुलम इस तरफ से उस तरफ स्विंग करते रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? आज हम एक परिस्थिति से जूझ रहे हैं। नहीं, बड़ा सवाल आपने उठाया। मेहरोत्रा जी के पास ये सवाल लेकर जाती हूँ। भारती जी, मैं बात करती हूँ मेहरोत्रा जी से। मेहरोत्रा जी, ये बताइए कि वाकई जो सुई है घड़ी की वो पीछे लौट रही है, और जो एक प्राइवेट कंपनियों को रस्सी ढीली की थी सरकार ने, काफी हद तक ये माना जाता है कि आर्थिक सुधारों के बाद जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां हमारे सामने नजर आ रही हैं वो वाकई समझने वाली है कि शायद ऐसा होना ही था। वाकई आपको लगता है कि ये ऐसा वक्त आ गया है जब जो घड़ी की सुई है वो पीछे पलट रही है? देखिए, पीछे और आगे ये जो घड़ी का आपने मुद्दा उठाया, मैं इसको बड़ा मुश्किल है जवाब देना, मगर मैं एक और मुद्दा उठाता हूं, शायद आपको जवाब मिले। जब केजरीवाल साहब ने ये बात कही कि 60% पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे और दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो कम होकर के 60 से 15% हो गए। तो वो जो फायदा हुआ कंपनी को वो कहां गया? देखा ये गया कि टैरिफ्स कम होने के बजाय, जो कम होने चाहिए थे अगर ये लॉसेस कम हुए, उल्टे टैरिफ्स बढ़ गए बड़ी तेजी से। चलिए, टैरिफ कुछ कारण हो सकता है कि इनपुट कॉस्ट्स बढ़ी, वेज रेट्स बढ़ी, तो चलिए उसकी वजह से कुछ कारण हो सकता है, मगर वो जो बेनिफिट आम आदमी को मिलना चाहिए था वो तो बेनिफिट मिला नहीं। जी।
तो सवाल ये उठता है कि ऑडिट इसीलिए कराया जा रहा है कि वो 60 से 15 हुआ और एक तरफ तो आपको मतलब फायदा होना चाहिए था आम आदमी को, उल्टे मतलब चपत लग गई। बिल्कुल। तो जरूरी है कि ये ऑडिट हो, बहुत जायज कारण है कि ये ऑडिट हो रहा है। और मैं एक अर्थशास्त्री के तरीके से ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों की ओर अगर हम तवज्जो नहीं देंगे और रेगुलेटर इन पर तवज्जो नहीं देगा तो ये स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, बिल्कुल समय मेरे पास समाप्त हो गया मेहरोत्रा जी, मैं जानती हूँ कि ये बहस बहुत लंबी है। एक चीज बस, एक सेंटेंस, ऑडिट तो बराबर होना चाहिए। जी 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 हाँ, बिल्कुल समय मेरे पास समाप्त हो गया। मेहरोत्रा जी माफी चाहूंगी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, रॉय तपन भारती जी और साथ ही असीम चावला और आनंद जी। तो साफ तौर पर पैनल की राय तो कम से कम यहाँ यही बन रही है कि जो ऑडिट है वो होना महत्वपूर्ण है। और आम जनता जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, फायदा भी हुआ है प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन कई मायनों में छली भी गई है। उम्मीद हम ये करते हैं कि एक बार जब ये आंकड़े आएंगे और वाकई ऑडिट होगा, लेखा जोखा होगा, तो उसके आंकड़े पहली बात तो यह है कि विश्वास करने वाले होंगे और दूसरे वो जनता के फेवर में जाएंगे। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।